हाय फ्रेंड्स, मैं शशांक सिंह आप सभी अभ्यर्थियों का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, यदि जीवन में सफल होना हो तो कभी भी अपने किस्मत के भरोसे मत बैठो और अपने मेहनत पर विश्वास रखो। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठते हैं। वे अपनी किस्मत अपने हिसाब से लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको भी अपनी किस्मत लिखना है। इसीलिए आईएएस पॉइंट की समस्त अनुभवी टीम आप सभी के लिए तत्पर है। आप सभी को अच्छे से अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए सदैव कटिबद्ध है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने संसाधन के रूप में लोग चैप्टर के 4 पार्ट को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में अवलोकन किया, जिसमें सकल विलास की कहानी से बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा कि कैसा संसाधन है और संसाधन के रूप में लोगों का कैसे यूज किया जाता है और उनका यूज करके देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाता है। ये बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने इस अध्याय में सीखा, पढ़ा, जाना और समझा। सेकंड पार्ट में हमने ये पढ़ा कि पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप कैसे होते हैं, पुरुषों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, महिलाओं की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और महिला और पुरुष का देश की इकोनॉमी में कैसा परस्पर योगदान रहता है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। थर्ड पार्ट में हमने अध्ययन किया जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में, यानी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो हमारी जनसंख्या है ये हमारी इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे योगदान देती है, इन सब के बारे में अध्ययन किया। और चौथे पार्ट में हमने अध्ययन किया बेरोजगारी के बारे में, जो कि एक बहुत भीषण समस्या है सभी लोगों के लिए, और देश की इकोनॉमी पर बेरोजगारी क्या इफेक्ट डालती है और कितना इसका असर होता है, इन सब के बारे में हम सभी ने इस चैप्टर के चारों पार्ट में अध्ययन कर लिया है। यदि आप लोगों में से किसी ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर के आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो अभी तक हमने अध्ययन किया है उन्हीं अध्ययन में से इस चैप्टर के अंत में जो अभ्यास में प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन आज हम आपको कराने जा रहे हैं। उसके पहले हम सारांश देख लेते हैं। सारांश में क्या बताया गया है कि आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगतें किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती हैं। परिसंपत्ति क्या है मैंने बताया है वीडियोज में, आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर भी यदि किसी को नहीं पता है, किसी ने नहीं देखा है, नहीं जाना समझा है, तो निसंदेह आप हमसे पूछ सकते हैं। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रकों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी अध्ययन किया। अंततः अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हुए। यह इस पूरे अध्याय का सारांश है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? यदि आप चाहें तो इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। इसका उत्तर है, आंसर है, देश के लोग
उसके मूल्यवान साधन होते हैं। यदि वह स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हो, मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। यह श्रमिक, प्रबंधन एवं उद्यमी के रूप में भी सभी आर्थिक क्रियाओं में कार्य करता है। इस प्रकार यह उत्पादन का अभाज्य साधन है। वंस अगेन मैं इसका आंसर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा। देश के लोग उसके मूल्यवान साधन होते हैं। यदि वह स्वस्थ, शिक्षित एवं कुशल हो, मानवीय साधन के बिना आर्थिक क्रियाएं संभव नहीं है। यह श्रमिक, प्रबंधन एवं उद्यमी के रूप में सभी आर्थिक क्रियाओं में कार्य करता है। इस प्रकार यह उत्पादन का अभाज्य साधन है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर ये है। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन इज, मानव संसाधन भूमि और पूंजी भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। यानी कि जो मानव संसाधन है यह भूमि से और फिजिकल कैपिटल से यानी भौतिक पूंजी से जैसे अन्य संसाधनों से कैसे डिफरेंट है। इसका आंसर लिखिए फ्रेंड्स। मानवीय संसाधन या मानव संसाधन अन्य संसाधनों से निम्न आधार पर भिन्न है। फर्स्ट इज, मानवीय साधन उत्पादन का एक जीवित, क्रियाशील एवं भावुक साधन है। सेकंड इज, मानवीय संसाधन कार्य करता है और अन्य साधनों को कार्यशील करता है। थर्ड इज, मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। फोर्थ इज, मानवीय साधन श्रम, प्रबंधन एवं उद्यमी के रूप में कार्य करता है। ये चार इसके डिफरेंट हैं जो कि प्रश्न में पूछा गया है कि मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे डिफरेंट है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल होती है इसके निर्माण में एजुकेशन अपना क्या रोल निभाती है। आइए इसका आंसर जानते हैं। सो फ्रेंड्स, लिखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व किसमें, इन ह्यूमन कैपिटल। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल, इसी को हम हिंदी में लिख सकते हैं कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का महत्व। ये हेडिंग है। अब इसके आगे हम लिखेंगे, मानवीय संसाधन एक देश की जनसंख्या को दर्शाता है और उसके निवासियों की कुशलता, उत्पादकता, कौशल एवं दूरदर्शिता को प्रदर्शित करती है। मानवीय संसाधन के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। शिक्षा सामान्य तकनीकी एवं चिकित्सा एवं समझ के स्तर का विकास करती है। पैराग्राफ चेंज। यह मानवीय भंडार की क्षमता में भी अधिक उत्पादन के लिए वृद्धि करती है। ये लोगों की मानसिक कुशलता को भी बढ़ाती है।
शिक्षा निम्न स्तर से उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रभावपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सामान्य एवं तकनीकी शिक्षा श्रमिकों में उच्चतम आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने की कुशलता में वृद्धि करता है, जिससे पुराने संसाधनों का सर्वोत्तम यूज किया जा सके। शिक्षा लोगों के व्यवहार एवं आचरण को आधुनिक बनाता है, जो तेज आर्थिक विकास के लिए आवश्यक होता है। शिक्षा स्वस्थ मानवीय पूंजी का निर्माण करती है, जिससे वह चुनौती वाले कार्यों को संभाल सके। ये थर्ड वाले क्वेश्चंस का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अभी तक क्या था कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब हम क्या पढ़ेंगे, किसका उत्तर लिखने चल रहे हैं कि मानव पूंजी निर्माण में यानी ह्यूमन कैपिटल के डेवलपमेंट में मेडिकल की क्या भूमिका है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की भूमिका निम्नलिखित प्रकार से है। लिखिए, मानव पूंजी का एक आधारभूत तत्व स्वास्थ्य है। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक आवश्यक तत्व है। सभी तकनीकी विकास के बावजूद भी मानवीय संसाधन उत्पादन का एक अबाध्य साधन है। आर्थिक विकास को तेज दर से प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि एक पुरानी कहावत कही गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य एक स्वस्थ मस्तिष्क को पैदा करता है। दोनों एक साथ मानवीय संसाधन की उत्पादकता एवं कुशलता में वृद्धि करते हैं। यह फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ वी विल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? यदि कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसमें स्वास्थ्य क्या अपना रोल अदा करता है? आइए देखते हैं। इसका आंसर लिखिए फ्रेंड्स। स्वास्थ्य मानव को स्वस्थ, सक्रिय, शक्तिशाली एवं कार्य कुशल बनाता है। यह सही कहा गया है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है। अच्छा स्वास्थ्य एवं मानसिक जागरूकता एक मूल्यवान परिसंपत्ति है, जो मानवीय संसाधन को देश के लिए एक संपत्ति बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं? फ्रेंड्स, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में मैंने इस चैप्टर के सेकंड वीडियो में भी और फर्स्ट चैप्टर के पहले की जो दोनों वीडियो हमारी थी, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन वाली, उसमें भी मैंने
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर आप खुद लिखिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताइएगा। यदि नहीं आता है तो मैं तो हूं ही, मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमी एक्टिविटी? आइए देखते हैं। हेडिंग डालिए फ्रेंड्स, आर्थिक क्रियाएं। वह क्रियाएं जो जीविका कमाने के लिए और आर्थिक उद्देश्य से की जाती हैं, आर्थिक क्रिया कहलाती है। यह क्रियाएं उत्पादन, विनिमय एवं वस्तुओं और सेवाओं के वितरण से संबंधित होती हैं। लोगों का व्यवसाय, पेशा, रोजगार में होना आर्थिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं का मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है। अगली हेडिंग डालिए, गैर आर्थिक क्रियाएं। अब हम जानेंगे कि गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं। वह क्रियाएं जो भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए की जाती हैं और जिनका कोई आर्थिक उद्देश्य नहीं होता, गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं सार्वजनिक हित से संबंधित हो सकती हैं। ये सब गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? इसका आंसर लिखिए। सामान्य तौर पर महिलाओं को कम मजदूरी का कार्य प्राप्त होता है, क्योंकि पहला है, महिलाएं भौतिक एवं भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। दूसरा है, महिलाएं सामान्य तौर पर शिक्षा और तकनीकी में पिछड़ी हुई हैं। तीसरा है, महिलाएं खतरनाक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। चौथा है, महिलाएं दूर स्थित पहाड़ी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में कार्य नहीं कर सकती हैं। पांचवा है, महिलाओं को कार्य पर सामाजिक प्रतिबंध प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ेंगे 9th क्वेश्चन पे। बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बेरोजगारी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो फ्रेंड्स, यहां भी आप बेरोजगारी के बारे में लिख लीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? इसका भी आंसर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या डिफरेंस है। लिखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? हेडिंग डालिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी। यह वह अवस्था है जहां श्रमिक का भौतिक सीमांत उत्पाद शून्य होता है।
यह अदृश्य होती है और अधिकतम कृषि में मजदूरी प्राप्त करने वाले श्रमिकों में पाई जाती है। तो यह है प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब हेडिंग डालिए मौसमी बेरोजगारी। वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार न प्राप्त करना जैसे कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। यह आय का निरंतर साधन नहीं है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है? आइए फ्रेंड्स इसका उत्तर जानते हैं कि शिक्षित लोग जो होते हैं वो अधिकतर बेरोजगार क्यों होते हैं। हेडिंग डालिए शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी हमारे देश के लिए एक डिफिकल्ट चैलेंज है, यानी कड़ी चुनौती है। लाखों शिक्षित लोग बेरोजगार हैं, जिसमें 6,000 डॉक्टर, 78,000 डिप्लोमा इंजीनियर और 22,000 डिग्री इंजीनियर, 33 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर, 38 लाख और 96 लाख माध्यमिक किए हुए, इतने लोग बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगारी की यह दर कुल श्रम शक्ति में शामिल शिक्षित लोगों की संख्या से अधिक है। एनएसएस के सर्वेक्षण के अनुसार शिक्षित लोगों में बेरोजगारी 11.9% थी, जिसमें 6.1% कुल श्रम शक्ति का है। अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी शिक्षित मानव शक्ति को प्रदर्शित करता है। बेरोजगारी सदैव बुरी है। बेरोजगारी सदैव बुरी है, यानी बैड है। किंतु यह हमारी शिक्षित युवाओं की स्थिति में एक कर्स है, यानी अभिशाप है। हम अपने कुशल दिमाग का उपयोग करने योग्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? इसका आंसर है भारत सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। भूमि की अपनी सीमाएं होती हैं, इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। उद्योग को अधिक मात्रा में संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिसकी हम सरलता से आपूर्ति नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं? इसका आंसर लिखिए। शिक्षा जो लोगों की उत्पादकता में वृद्धि का कार्य करती है, एक अभिशाप सिद्ध होती है। जब यह शिक्षित लोग कार्य प्राप्त नहीं करते, शिक्षित बेरोजगारों की समस्या को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं। लिखिए, हमारी शिक्षा प्रणाली को जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन कहा गया है। शिक्षा प्रणाली को
कार्य उद्देश्य एवं आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। उच्च स्तर तक सामान्य शिक्षा होनी चाहिए। इसके पश्चात विभिन्न शैक्षिक शाखाएं प्रशिक्षण के साथ प्रारंभ करनी चाहिए। इन सभी उपायों को हम सुझा करके ही अपनी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो एजुकेटेड लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या आप कुछ ऐसे गांव की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में हो गया? आप सभी लोग अपने आसपास के गांवों में जाइएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं? भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी? यदि मानते हैं तो क्यों? आइए इसका आंसर लिखते हैं। हम मानवीय पूंजी को उत्तम मानते हैं क्योंकि भूमि अस्थाई है। भूमि क्या है? अस्थाई है। इसे बढ़ाया नहीं जा सकता। भूमि तो फिक्स है ना, इसको अब हम कैसे बढ़ाएंगे? भौतिक पूंजी मानव द्वारा निर्मित है। भौतिक पूंजी मानव द्वारा निर्मित है। इसे अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसे एक निश्चित सीमा के पश्चात बढ़ाया नहीं जा सकता और इसके प्रतिफल को कई बार गुणा किया जा सकता है। भौतिक पूंजी का निर्माण, प्रबंध एवं नियंत्रण मानवीय पूंजी द्वारा किया जाता है। मानव पूंजी केवल स्वयं के लिए कार्य नहीं करती बल्कि अन्य साधनों को भी क्रियाशील बनाती है। मानवीय पूंजी उत्पादन का एक अभाज्य साधन है। सो फ्रेंड्स, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। यदि इन सभी प्रश्नों के आंसर्स में लिखने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में आकर के निसंकोच पूछ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर भी बहुत आसानी से आप लोग लिख लिए होंगे, समझ में आए होंगे। आपके 9th क्लास के इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर्स पूरे हो चुके हैं। अब कल से हम नए अध्याय का आरंभ करेंगे जिसका नाम है निर्धनता एक चुनौती। सो फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग खूब अच्छे से पढ़ते रहिए और पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देते रहिए। हमारी IAS पॉइंट की समस्त टीम आप सभी के अध्ययनार्थ सदैव तत्पर थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, टेक एंजॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।